Psychology. Hello and welcome all of you. Today we are conducting a session on how our students can prepare for competitive exams without taking stress. So in this session we welcome all of you. And in this session, we have invited Miss Rali ma'am, and Miss Rali ma'am is IIT BHU alumnus, and she will guide our students regarding how our students can prepare for competitive exams and their class 12 board exams without taking any stress or any depression kind of thing. Okay, so in this session, we welcome all of you. Good evening, everyone. Miss Rali ma'am, all of you, we welcome all of you, and Miss Rali ma'am, please take the session and guide our students. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो थैंक यू सो मच सर। Welcome, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लानिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग जो है वो कंपटीशन का है। हमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद जॉब पानी है, तो हमें कोई ना कोई कंपटीशन से गुजरना ही पड़ता है और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है। और जब हम एक ये प्रोजेक्ट उठाते हैं, ये एक प्रोजेक्ट की तरह हो जाता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आने लगता है। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी जो प्रिपरेशन है वो सेबोटाज हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो आप सभी इस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड करिए और आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आते हैं इस सेशन से रिलेटेड, तो आप सर को पर्सनली चैट डाल दीजिए और जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा तब हम वो क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्लाइड्स मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ, ये आपको सेशन के बाद अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और मैनेजमेंट किस प्रकार करनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशंस की। व्हाट इज़ योर प्लान? तो सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या आपका जो गोल है, आपके पास उसके लिए कोई प्लान है या आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया। आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, किसमें आप वीक हो, किसमें आप स्ट्रांग हो, क्या आपको ये सब पता है, क्या आप अवेयर हो? तो आइए और डिस्कस करते हैं। तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक होने का मतलब यह है कि जैसा आप प्लान बनाएं वो आप कर भी पाएँ। आप कोई भी ऐसा प्लान ना बना लें जो आप कर ही ना पाएँ और 1 हफ्ते बाद बोलें, अरे मैंने तो इतना अच्छा प्लान बनाया था कि बिल्कुल ही 1 महीने में ही मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं बिल्कुल प्रिपेयर हो जाऊँ और फिर मैं सिर्फ रिविज़न करूँ, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इस तरह का आपका प्लान नहीं होना चाहिए जो आप कर ही ना सकें। तो आपका प्लान सबका इंडिविजुअल बनाएँ, अपने ऊपर डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो किस तरह से पढ़ सकते हैं, उनके कौन-कौन से वीक एरियाज़ हैं, किस पे उन्हें ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। तो ये मेन पॉइंट है कि प्लान जो है आपका वो रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर आता है स्टडी टाइम प्लान जो आप बनाएँगे। तो सपोज़ आप यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट हैव ब्रेक्स। तो आप जो स्टडी करते हैं, सपोज़ कि आप 2 आवर्स की स्टडी करते हैं एक स्ट्राइक में, या 4 आवर्स की स्टडी करते हैं, 5 आवर्स की स्टडी करते हैं, तो आपको बीच-बीच के ब्रेक्स लेने हैं।
और ये साइंटिफिक रिसर्च है कि हमें कितने ब्रेक्स लेने चाहिए। तो हमें हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और उस ब्रेक में क्या करना चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं 50-10 लॉ। गिव मोर टाइम टू सर्टेन सब्जेक्ट्स लेस टू अदर्स। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप जिस एरिया में भी वीक है उन्हें आपको ज़्यादा समय देना है, जिसमें स्ट्रांग है उसमें आप कम समय देकर भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल इवनली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटा एक्स सब्जेक्ट को दिया, 1 घंटा वाई सब्जेक्ट को दिया, तो 1 घंटा हम जेड सब्जेक्ट को भी देंगे। इस तरह का हमें नहीं करना है। ठीक है। लर्न टू पोस्टपोन एंड लीव व्हेन नीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता ये है कि कुछ हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 100% पूरा प्रिपरेशन कर पाएँ। ये किसी भी, अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है या एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा होता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर उस समय समझ में नहीं आ रहा है तो इसके अलावा कि आप सिर्फ उसी पे फिर बिल्कुल अपना ध्यान फोकस किए रहे और बाकी चीज़ें आपकी इग्नोर हो जाएं, इसको करने की जगह आप उसे पोस्टपोन करिए, मतलब उसको बाद के लिए छोड़िए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम अगर कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं तो अपने आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उसका जो समझ है वो डेवलप कर लेता है। ये बैकग्राउंड में हमारे चलता है। तो इसलिए कि कभी-कभी हमें सब्जेक्ट्स को या किसी टॉपिक्स को पोस्टपोन भी करने होते हैं, और अगर हमने पूरा कोशिश कर लिया, टीचर से भी पूछ लिया, अपना पूरा जान लगा लिया, लेकिन फिर भी वो टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसे कन्वीनिएंटली लीव कर दीजिए। और लीव करने के लिए आप अपने मन में ऐसा मत कोई रखिए कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कुछ ना कुछ अगर 100% है तो उसमें 10% ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसमें हम वीक अंत तक रह ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दो दो वर्ड्स लिखा है, कंप्लीटिशनिस्ट और परफेक्शनिस्ट। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? परफेक्शन का होना चाहिए या कंप्लीट करने का होना चाहिए? कोई आप में से कोई रिप्लाई करना चाहेगा, और क्यों? मैम कंप्लीशनिस्ट। अच्छा, आपका नाम? मैम रीमा चौहान। रीमा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए? कुछ सोच के आपने बोला होगा। क्योंकि मैम I think she have ये network issue. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। I think she have network issue. और कोई बोलना चाहेगा इस पे? कुछ भी बोलिए, सही गलत की बात नहीं है, सिर्फ समझ डेवलप करने की बात है। मैम जब तक सिलेबस को पूरा कवर नहीं करेंगे उसमें परफेक्ट कैसे होंगे? हाँ, ये बात भी आपका कहना सही है, लेकिन अगर हम कंप्लीट करने के साथ साथ परफेक्ट बने तो? चलिए ठीक है, आपने अच्छा बोला। तो यहाँ पे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हमें कंप्लीटिस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ को कंप्लीट करना है, और साथ साथ कैसे कंप्लीट करना है? ऑप्टिमम कंप्लीट करना है, ना कि परफेक्ट कंप्लीट करना है। ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि हम जब किसी भी सब्जेक्ट में एफर्ट डालते हैं, किसी भी टॉपिक में एफर्ट डालते हैं, तो हमारा एफर्ट और हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत साथ साथ बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम एफर्ट तो डाल रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो हमारी समझ है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्लो बढ़ने लगती है। तो तब हम समझते हैं कि हम एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच चुके हैं इस सब्जेक्ट में। हम कभी भी 100% नहीं हो सकते, क्योंकि ये लॉ है कि कभी भी हम 100% अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें कंप्लीटिशनिस्ट ही होना चाहिए। और जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, लाइक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, या एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आता है व्हाट टू डू इन गैप्स। तो जो मैंने बताया कि आप पढ़ाई के बीच बीच में गैप्स लीजिए, उस गैप्स में हम क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई करते समय? तो वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप लोग जेएनवी में हैं तो आप लोग को एक्सरसाइज और योगा तो आता होगा।
मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगी ज़्यादा। नैप ले सकते हैं, थोड़ा-सा छोटा-सा एक आँख बंद करके लेट सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आप पूरा सो ना जाएँ। लिसन टू माइल्ड म्यूज़िक, हल्के हल्की ध्वनि की जो म्यूज़िक होती हैं, लाइक जैसे अभी बजाया गया स्टार्टिंग में, वैसे कोई म्यूज़िक हो आपके पास, या अगर नहीं हो तो मैं आपको सेंड कर दूँगी लिंक्स में, तो वो आप डाउनलोड करके वो आप सुन सकते हैं और कुछ अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। बट नॉट टू डू, आपको गैप के बीच-बीच में क्या नहीं करना है। स्किप और डिले मील्स, ये तो ठीक है, मतलब आपको कोई भी अपना मील्स स्किप नहीं करने हैं। स्क्रॉल सोशल मीडिया और यूट्यूब, तो आप लोग आज की जनरेशन की आदत हो गई है कि जब भी समय मिला तो अपना मोबाइल उठाया और फेसबुक खोला, इंस्टा खोला और लगे उसको स्क्रॉल करने, या फिर यूट्यूब पे अननेसेसरी स्क्रॉल करने। जब अगर कोई पढ़ने की ज़रूरत है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर अननेसेसरी हम देख रहे हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या कहाँ घूमने गया है, ये सब देखने का, तो ये सब काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें हो जाती हैं। इससे हमारी पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है और हमारी पढ़ाई हमें वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एक समय निश्चित होना चाहिए कि हम सोशलाइज हो सके, लोगों से कनेक्ट हो सके, लेकिन ये पढ़ाई के बीच में नहीं होना चाहिए। लिसनिंग गॉडी सॉन्ग्स से मतलब मेरा ये है कि जो बहुत तड़क भड़क वाले गाने होते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है या इंटेंस इमोशंस होते हैं उसमें, इस तरह के म्यूज़िक से आप दूर रहिए। सॉन्ग इस तरह के सॉन्ग से, उसके लिरिक्स ऐसे होते हैं, हेट्रेड, लस्ट, इस तरह की चीज़ें, इनसे आप दूर रहेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। वरी, कई लोग क्या होता है पढ़ते तो हैं लेकिन जब उनको टाइम मिलता है थोड़ा सा गैप करते हैं तो चिंता करने लगते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। सेकेंड आता है हमारा मेडिटेशन के बारे में। वेज टू मेडिटेट, तो मेडिटेशन कई तरीके से किए जाते हैं, दुनिया में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी और एक टेक्निक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और जिस टेक्निक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो राजयोगा का एक छोटा सा पार्ट है। तो देखिए, पहला है जाप मेडिटेशन। जाप मेडिटेशन में हम ये करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कोई जाप होता है, कोई मंत्र होता है, उसको बार बार रिपीट करते हैं। रिमेम्बरिंग डिवाइन, रिमेम्बरिंग डिवाइन का मतलब ये है कि आपके कोई इष्ट हैं, आप किसी को मानते हैं, तो आप उन्हें याद करें, उनसे मन में बातें करें, तो इससे कहते हैं रिमेम्बरिंग डिवाइन। ये भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस में हम अपने प्रेजेंट को लेके अवेयर होते हैं कि लाइक अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो मैं अगर आपको इस समय मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं इस समय लेक्चर सुन रहा हूँ, और अपने इमोशंस के प्रति मेरे अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं उसके प्रति अवेयर होते हैं, अपनी बॉडी को फील करते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं। तो इस तरह की जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। लास्ट में एक ऐप का मैंने लिंक दिया हुआ है जो कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको सिखाएगा और आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के ऊपर भी कंसंट्रेट किया जा सकता है। जैसे ये भी एक तरह का माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, बट ये थोड़ी सिंपल होती है। लाइक आप सांस ले रहे हैं तो बहुत कॉन्शियसली सांस लीजिए, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन एक कंसंट्रेशन डेवलप करता है। अफर्मेशन, स्वमान, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसे क्या कहते हैं। स्वमान वर्ड का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस मान। स्व मतलब मैं और मान मतलब रिस्पेक्ट देना। तो स्वमान का मतलब होता है कि खुद को रिस्पेक्ट देना। तो इस मेडिटेशन टेक्निक में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं या लिखते हैं या सोचते हैं जिससे हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है या हमारे अंदर जो चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस होते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि इससे हम अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सोच को ही चेंज करते हैं। और इसे ही अफर्मेशंस भी कहते हैं। अफर्मेशंस का शाब्दिक अर्थ है अफर्म करना, मतलब किसी भी चीज़ को दृढ़ करना। और ये एक छोटा सा है व्हाट नॉट टू डू इन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको मेडिटेशन अगर आप करने बैठते हैं तो आपको क्या नहीं करना है। स्टॉपिंग थॉट्स,
ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपने मन के संकल्पों को बिल्कुल ही खत्म कर दो। लेकिन अगर आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे सारे संकल्प खत्म हो जाए, तो ये भी तो एक संकल्प ही हुआ ना। एक्सक्यूज मी। Yes, ma'am. स्लाइड दिखाई दे रही है सर? No, ma'am. सर आपकी तरफ से कुछ सेटिंग चेंज हुए हैं, थोड़ा ध्यान हाँ, दीजिएगा मैं तो। मैंने वीडियोज का सेंड किया हुआ है, बट यू कैन रीशेयर द स्क्रीन। ओके। And you can reshare the screen once again. फिर से कंटिन्यू करते हैं। बट नॉट टू डू इन मेडिटेशन, अपने संकल्पों को बंद करना। तो हमारे अंडर राजयोगा में जो हम सीखते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मन का काम है संकल्प करना, और वो संकल्प करेगा ही। तो हम संकल्पों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम संकल्पों को पॉजिटिव और एलिवेटेड बना सकते हैं। तो यही हम स्वमान की जो टेक्निक है, इसमें हम यही करते हैं कि हम अपने संकल्पों को चेंज करते हैं, ना कि उन्हें बंद करते हैं। बिरेटिंग योरसेल्फ का मतलब होता है कि खुद को क्रिटिसाइज करना या बहुत ज़्यादा पुश करना, कि लाइक खुद से इस तरह की बातें करना कि मेडिटेट करो, कंसंट्रेट करो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे पढ़ाई करनी है, क्यों नहीं हो पा रही। इस तरह की अगर आप सेल्फ टॉक करते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। गिविंग अप। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ लोग स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। लिस्ट ऑफ समान अफर्मेशंस, तो मैं आपको कुछ सैम्पल अफर्मेशंस बताऊंगी जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे लिखिए। सपोज़ कि आपके पास 10 मिनट है, तो आप उसमें लिखना चाहते हो, तो आप देखो कि मैं इसे इस समान को सपोज़ कि 20 टाइम्स लिखूँगा, और 20 टाइम्स इस लिखने के प्रोसेस में ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर चला जाएगा। और साथ-साथ आप इसको जब सुबह उठते हो तब भी लिख सकते हो, और सोते समय लिखोगे तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उस समय ये आपके बिल्कुल अंदर चला जाएगा, आपके बिल्कुल बिलीफ सिस्टम में चला जाएगा। सर स्लाइड विजिबल है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे 2 तरीके के लिस्ट मैंने बनाए हैं। एक यूनिवर्सल है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, और एक स्टूडेंट्स के लिए खास करके बनाया है। तो आइए यूनिवर्सल में देखते हैं। तो आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग, मैं सफलता मूर्त हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। आई एम आई एम अ वाइज बीइंग, मैं समझदार हूँ। आई एम स्किलफुल बीइंग, आई एम पंक्चुअल बीइंग, आई एम परफेक्ट मैनेजर एंड प्लानर। अब हम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। आई एम ऑनेस्ट इन माई एफर्ट्स, I do not compete with others. I compete with myself and compare with my old self. ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार ये होता है कि जेनरिक एनवायरनमेंट में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीछे दिखाई देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि मैं उसकी जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं इसकी जैसा क्यों नहीं हूँ, जैसे वो कर पा रहा है वैसे मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा है। तो इस वाले ये वाला जो एटीट्यूड है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये लिखा है कि आई डू नॉट कंपेयर
एंड compete with others, I compete with myself and compare with my old self. तो हमें अपना जो कंपटीशन है वो खुद से ही रखना है और कंपैरिजन भी अपने ओल्ड सेल्फ के साथ रखना है कि पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हो गया हूँ. I am relaxed while my preparation. I am contented with my efforts and studies. मैं अपने effort and studies से संतुष्ट हूँ. I understand things correctly and accurately. I am sincere, intelligent and wise being. तो ये थे लिस्ट ऑफ समास. आप चाहे तो अपना कोई भी बना सकते हैं, बट ये आपके स्टार्ट के लिए है. सपोज कि आपको बहुत एंजाइटी फील हो रही है या वरी फील हो रहा है, आप उसका काउंटर लीजिए. लाइक आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप हूँ. आप इसको 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए. तो इससे आपको क्या होगा कि वो एक मेडिटेशन का काम करेगा. या फिर आप कहीं अगर बस में जा रहे हो, सपोज कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. आप अपने मन में खुद को बोलो कि मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ. इस तरह के आप अगर खुद से सेल्फ टॉक करेंगे तो धीरे धीरे वो आपका उसका इफेक्ट ये आएगा कि वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएगी. यहाँ पे एक लिंक है, ये जब आपको पीडीएफ में के रूप में सेंड किया जाएगा तो ये कॉर्नर में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लिंक टू आर्टिकल है. तो ये इससे एक आर्टिकल खुलेगा जिससे आप समाज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं. स्ट्रेसर एंड रेमेडीज. तो देखिए, स्ट्रेस आती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, और उस रीज़न होता है तो ज़रूर जब तक हम उस रीज़न को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हमें जानना होगा कि स्ट्रेसेस के रीज़न क्या है और किस तरफ से हमारा स्ट्रेस आ रहा है. देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपको स्ट्रेस फील होता है, प्रेशर फील होता है, तो पहले आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए किस वजह से होता है. तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, लाइक वरी करने की वजह से हो रहा है, आपको खुद के अंदर डाउट है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. और यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, लेबलिंग. लेबलिंग की वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है. लाइक ये होता है कि सपोज कि किसी को लेबल कर दिया गया कि ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है और इसे तो फर्स्ट आना ही आना है, तो उससे स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे फर्स्ट ही आना है. तो इस तरह का अगर लेबल अगर आपके ऊपर है और उस वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप इस लेबल को हटा दीजिए, क्योंकि ये आपको पढ़ने में कभी मदद नहीं करने वाला है. लुक फॉर काउंटर कैंसर एक अफर्मेशंस. जैसे सिस्टम कि को क्या था, मैंने एक छेद में एग्जांपल आपको बताया कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है, छेद जाल एक अशांत सिस्टम फील था हो ना. रहा है या वरी हो रही है, तो आप उसका काउंटर क्या होगा? उसका काउंटर होगा कि शांति. तो आप ये वाला अफर्मेशन ट्राई करो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम पीसफुल. टॉक टू साइकोलॉजिस्ट. अगर आप कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, घर की प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे, जीएनवी में अगर हम रहते हैं इन्वायरमेंट में, तो कई सारे तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. तो अगर आप उसे डील नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए स्ट्रेस का काम कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि आप ही गलत हो, आप डिजर्व करते हो, तब तो आपको ज़रूरी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए. क्योंकि ऐसे केसेस में होती है गलती किसी और की, लेकिन लगता है कि वो हमारी ही गलती है. क्योंकि आप लोग अभी जिस एज ग्रुप में हैं, तो कई बार मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं, मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, लोग कर देते हैं, बड़े बच्चे कर देते हैं. इस तरह की चीज़ें उस इन्वायरमेंट में कोई हमारे पास होता नहीं, हम जिससे बात कर सके, या जिससे हम बात करते हैं वो भी हमारे ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं. तो इसीलिए अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान कर रही है, आपको लगता है कि आपने ही कोई गलती कर दी हो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, आप उसे किसी से बताना नहीं चाहते हैं कि शायद मुझे डांट पड़ेगी या मुझे समझा नहीं जाएगा, तो ऐसी बात नहीं आए. भले ही कोई समझे ना समझे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट आपकी बातों को जरूर समझेगा. आप लोग एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, नवोदय तक से. तो यहाँ पे आप लोग को साइकोलॉजिस्ट से एक्सेस मिला हुआ है, तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए. इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू पे अटेंशन. मैं कुछ ऐसे एडवाइसेस देना चाहूँगी जो मुझे मिली रहती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मैं आप लोग को अभी इस एज ग्रुप में देना चाहूँगी. डोंट इग्नोर इंग्लिश और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. क्या होता है कि जब 9-10 से ही या फिर उसके पहले से ही सब बच्चे जो हैं वो इंग्लिश या अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने लग जाते हैं. लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें सोचना सिखाते हैं, हमारा एक आउटलुक बनाते हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, हमारे अपने प्रति, हमारे सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं. तो इसीलिए उन सब्जेक्ट्स को अभी आपको महत्व देना है. ऐसा ना हो कि उसे आप कम महत्व दें कि अरे ये तो कंपटीशन में आने नहीं वाला है, ये मैं क्यों पढ़ूं. और ये भी होता है कि कई नवोदय में
मुझे बाकी नवोदय का तो नहीं पता, लेकिन यूपी के, ईस्टर्न यूपी के जो नवोदय हैं उनमें इंग्लिश को काफ़ी मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और टीचर्स भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अलग से समय निकाल के करें, बट लाइक अभी अभी ये सेशन हुआ हो तो कई सारे आपको नए वर्ड्स अगर मिल गए हो तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके मीनिंग्स देखिए, उसे याद कर लीजिए, उसके यूजेस सीख लीजिए, तो आपके धीरे धीरे ऐसे बिल्डअप होते जाएंगे। और हिंदी लैंग्वेज है, साहित्य है, ये सब आप ज़रूर पढ़िए। फिर ईट बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। तो सब जानते हैं कि खाना कितना ज़रूरी है, तो हमें बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों और पानी प्रचुर मात्रा में पीनी है। कई जगह पे लिखा होता है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं, जितना चाहिए उतनी, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है। स्लीप वेल एट नाइट 6 to 8 आवर्स। क्या होता है कि पढ़ाई के चक्कर में लोग अपनी नींद को दांव पे लगा देते हैं, सोचते हैं कि नींद तो शायद टाइम वेस्ट है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लीप सबको ज़रूरी होती है। किसी को 6 घंटा ज़रूरी होती है, किसी को 8 घंटे ज़रूरी होती है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें किसी से कंपेयर करने वाली बात नहीं है कि अगर वो इंसान 6 घंटे में फ्रेश फील कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए क्योंकि मैं भी उसी एज का हूँ, ऐसी बात नहीं होती है। जितनी भी आपको स्लीप की ज़रूरत है वो स्लीप आप ज़रूर पूरी करें और अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दें। डोंट बी अ क्रैमर। क्रैमर का मतलब होता है रट्टू तोता। तो आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, उसे समझिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी लैंग्वेज में ही उसे लिखिए। यू मस्ट हैव अ हॉबी। आपके पास कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग आर्टिकल्स, रीडिंग बुक्स, ये आपकी हॉबी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए और आपको दिन में कुछ ना कुछ समय डेडिकेट करना चाहिए अपनी हॉबी के लिए, इससे आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता रहेगा। मेक अदर थिंग्स प्रायोरिटी एज वेल। सिर्फ एक पढ़ाई को ही अपनी प्रायोरिटी मत बनाइए। अपनी प्रायोरिटी जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी रिलेशनशिप कल्टिवेट करना, अपनी फ्रेंडशिप्स, ये सब को भी आप प्रायोरिटीज बनाइए, लेकिन हर चीज़ आपका लिमिट में होना चाहिए और मर्यादा के अंदर होना चाहिए। रिसोर्सेज, तो ये आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के रूप में, ये सारे लिंक हैं। बुक्स लिंक नहीं है, लेकिन ये स्टॉप सेल्फ सेबोटाज बाय जूडी हो, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, तो ये बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे एक चैनल, सॉरी, इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है, पेज है, शावर ऑफ विजडम नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आर्टिकल्स आते रहते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है चेंजिंग हैबिट के ऊपर, वो भी आप रीड कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑन स्वमान, यहाँ पे भी लिंक है और पीछे भी लिंक दिया गया है। ये ऐप है, तो ये लिंक्स हैं, तो आप जब भी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी तो आप ये ऐप्स पे जाके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। ये बी जोन वाली ऐप है, ये फ्री है और बाकी 2 ऐप्स पेड है। तो इसमें आपको कई सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे मेडिटेशन से रिलेटेड कि कैसे मेडिटेट करना है, 1 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट मेडिटेशन, तो आप इसकी हेल्प से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे जिससे आपका ब्रेन शार्प हो, तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप लोग के पास इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए और सर आपके क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचा देंगे, तो मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप में से जिसको जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है या डाउट है आप पूछ सकते हो।
मैम रितिका खन्ना का एक क्वेश्चन है, रीजंस ऑफ एंजाइटी। रीजंस ऑफ एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी का मतलब आपको समझना होगा एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी बेसिकली घबराहट को कहते हैं। तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जो स्ट्रेस के रीजंस होते हैं वो एंजाइटी के भी रीजंस हो सकते हैं। तो सबका रीज़न अलग-अलग होता है। तो ये आपको अंदर में बैठ के सेल्फ टॉक करके कि किस बात से मुझे घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है, ये इसका आंसर आपको खुद से निकालना होगा। और फिर जब आपको उसका आंसर मिल जाए तो आप उसके काउंटर अफर्मेशंस डेवलप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपकी एंजाइटी दूर होगी। अगर आप खुद से नहीं पता कर पा रहे हो तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से बात करना होगा, जो कि आपकी एंजाइटी को अंदर से उसके रीजंस को बाहर निकाले और आपको कोई सही सजेशन दे सके। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हाइल स्टडिंग नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यूनिवर्सल है। तो ये हर किसी के जीवन में कोई ना कोई सब्जेक्ट्स होते ही हैं जो बिल्कुल ही बोरिंग होते हैं, बट हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सोचिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है। अगर आपको इंग्लिश बोरिंग लगती है सपोज, तो आप सोचिए कि इसको पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या है। तो मुझे फ़ायदा ये है कि मैं अच्छे इंटरव्यूज़ दे पाऊँगा, अच्छे तरीके से बात कर पाऊँगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी और मेरी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप अगर इस तरह से कि क्यों ये सब्जेक्ट ज़रूरी है, इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको ज़रूर उसमें इंटरेस्ट जागेगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए, दो तरीके के प्लान्स होते हैं। एक प्लान्स जो हैं जो टीचर्स ने आपके लिए बनाए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वो आप तो फॉलो कर लेंगे, उसमें तो आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो सेल्फ स्टडी करनी है उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें ये आप कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना समय लगेगा, या आपके पास समय कम पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। तो आप थोड़े अपने क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट करिए, तब मैं उस पर और कुछ बता पाऊँगी। ओके ओके। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। शुभम मिश्रा, आप किस चीज़ को लेके ओवरथिंक करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो मैं आपको काउंटर अफ़र्मेशंस कुछ उसके बता दूँगी कि ओवरथिंकिंग की शायद मेरा नहीं होगा या होगा, इस तरह के आप सोचते हैं, डाउट होता है, आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका आप कोई काउंटर अगर ढूँढेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, आप योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, मेडिटेशन, अगर आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो मेडिटेशन करना भी मुश्किल है। तो आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात करिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन श्रद्धा का है, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया स्वमान के तरीके, तो स्वमान का मतलब ही है स्व को मान देना। तो आप ऐसे कुछ, जिस चीज़ में आपको वीक फील होता है, आप वैसी चीज़ें पकड़िए, वैसे अफर्मेशंस पकड़िए और उन्हें कई बार लिखिए। ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपको जिस एरिया में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कुछ एरियाज होते हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होते हैं। हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा रीज़न होता है। तो जब आप उस वाले अपनी वीकनेस को दूर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेनली आपको वर्क अपने वीकनेस पे करना है और उसे ठीक करना है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आप अफर्मेशन के रूप में ये ले सकते हैं कि मैं एक आई एम अ कॉन्फिडेंट बीइंग, ऐसा आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स फॉर स्टडी। इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ मुस्कान, आप थी सेशन में या लेट ज्वाइन किया आपने? मैम सेम लाइक दैट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट
आप इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी शेयर कर सकते हैं। इंटरेस्ट ब्रिंग करने के लिए मैंने यही बताया कि आप ये सोचिए कि उस सब्जेक्ट से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, या वो सब्जेक्ट हमारी पर्सनैलिटी को क्या चेंज कर रहा है, हमें किस तरीके से वो सब्जेक्ट हमें आगे ले जा रहा है। अगर ऐसा है कि आप उस सब्जेक्ट में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं और बिल्कुल ही आपका उस सब्जेक्ट से कोई पाला नहीं पड़ने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप उसको एक सुपरफिशियली भी पढ़ सकते हैं, अगर आपका उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको नहीं देना है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सपोज़ कि अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उन्हें भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो तो मैथमेटिक्स बेसिक आती ही है। तो ऐसा नहीं होता। और अगर कोई साइंस का बंदा है, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, तो हिंदी आएगा, जीके आएगा और इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो हमें हर सब्जेक्ट को एक बेसिक लेवल तक तो पढ़ना ही होता है। तो आप यही सोचिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, तब आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा। ओके मैम, ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? और यहाँ पे आपको जो पीडीएफ शेयर की जाएगी, वहाँ पे एक फीडबैक का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे लिखा है प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक हियर। आप इस पे क्लिक करिएगा तो एक ओपन होके आएगा फॉर्म, उसे आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा। इसमें ये भी पूछा गया होगा कि क्या आप ऐसे सेशंस फ्यूचर में भी चाहते हैं। तो अगर आप चाहते होंगे तो आप इसमें अपने सजेशंस दे देना कि क्या किस टॉपिक पे चाहते हैं और कितने फ्रिक्वेंटली चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो हम ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे। और मेरे मेल आईडी हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मैम, वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन आस्क्ड बाय शुभम मिश्रा। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं यूजुअली, मेरे हिसाब से आप मोबाइल को लेके ही बोल रहे होंगे कि मोबाइल को लेके डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अगर आपको एक एकांत जगह मिलती है तो आपको वहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी मिलती है तो भी फ़ोन आप पकड़ लीजिए, वहाँ पे आपको बैठ के पढ़ना है। और कुछ ऐप्स होते हैं लाइक ऐप ब्लॉक नाम से ऐसे ऐप्स आते हैं, तो आप उन्हें ऑन कर देंगे तो वो आपके कुछ ऐप्स हैं लाइक फेसबुक के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, इन सबको वो ब्लॉक करके रखेगा। तो आप उसे जो भी आपने स्टडी पीरियड बना रखा है तो उसमें आप उस ऐप को ऑन कर दीजिए और वो आपको वो नोटिफिकेशंस नहीं दिखाएंगे। धीरे धीरे आप 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही डिस्ट्रैक्शन से लेके आपका अंदर मन शांत होने लगेगा और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप चले जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा 1 हफ्ते करके देखना होगा, तब जाकर आपको एक रिजल्ट दिखाई देगा। ओके मैम, ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? हनी चौरसिया, मुस्कान वर्मा, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। ये पूरा सेशन ही प्रोडक्टिविटी के ऊपर था, तो आप ये सेशन फिर से देखिए। शुभम मिश्रा, मैम, हाउ टू आप फॉलो प्रॉपर टाइम टेबल। आप ये फीडबैक में डाल देना आप किस टॉपिक पे और इलैबोरेशन करते हो, तो वी विल डू और भी अनदर सेशन सेशन मिल विद मैम। जाते हैं। मैम, आपके साथ में एक और सेशन करेंगे, कुछ बच्चे भी ज्वाइन नहीं कर पाए हमें कुछ पर्सनल रीजंस से, राइट? सो इस सेशन की रिकॉर्डिंग एंकर सिविल ट्यूटोरियल्स की जो यूट्यूब पेज है उस पे अवेलेबल होंगे, तो अगर आप फिर से देखना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं और लिंक्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। मैम, some questions are also there. How to make distance from social media? हाउ टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। आप इंटरनेट पे सर्च करो निगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और आप ध्यान से उन आर्टिकल्स को पढ़ो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया के कितने सारे नुकसान हैं। तो आपको खुद से ही फील होगा कि मैं अपना इतना नुकसान अभी
कर क्यों रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको खुद ही से फील होने लगेगा कि मैं इससे दूर हो जाऊँ, या हाउ टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। आपको 100% डिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई के समय में आपको डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। वो आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मैं इतने समय सोशल मीडिया चलाऊंगा, और बस एक एक दिन का मेरा इतना ही रहेगा, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैम शुड वी चूज आवर करियर व्हाइल स्टडीइंग इन हाई स्कूल। रीमा जी, हाई स्कूल में अगर आप हैं, हाई स्कूल में अगर आप हैं और आप एक करियर डिसाइड करने की सोच रहे हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर भी कई सारे लेवल्स होते हैं, तो आप हाई स्कूल के लेवल पे सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बट आप करियर नहीं चूज कर पाओ, क्योंकि क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिर कई सारे हैं। लेकिन आप अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो, बिल्कुल आप 100% श्योर हो कि मुझे यही बनना ही है, तब तो आप चूज कर सकते हो करियर अपना हाई स्कूल में ही। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा एक्सप्लोर करो, अभी देखो, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, इंटरनेट पे गूगल करो, लोगों से बात करो उस फील्ड में। आप अगर कुछ सोच भी रहे हो तो उन लोगों से बात करो, कैसे उनका वर्क कल्चर होता है, क्या वो कुछ है, और क्या 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 वैल्यूज आप एक्सरसाइज कर पाते हो, या आपको ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वैल्यूज के ऊपर चल नहीं पाते हैं, लाइक करप्शन करना पड़ता है, ये सब चीज़ें कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिनमें करने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ जाके मन मतलब उदास होने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखते हुए पूरा आप जब तक वो ना कर लो, रिसर्च ना कर लो, तब तक आप कोई करियर डिसाइड मत करना। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I think all questions has been solved. Okay. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। लास्ट में मैं अफर्मेशंस वाली स्लाइड लगा देती हूँ, आप कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट करना, और सर आप साउंड बजा दो, और सब लोग उसे सेलेक्ट करके उसको अपने मन में सोच के मेडिटेशन करना, ठीक है। Uh, Ma'am, one question for you.
आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया हो और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले हो। तो जब क्वेश्चंस मिले हो तो आप मुझे पर्सनली मेल कर देना या सर को मैसेज कर देना और वो क्वेश्चन हम आपके दूसरे सेशन में ले लेंगे या फिर मैं आपको मेल पे रिप्लाई कर दूंगी अगर मुझे अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आपको फीडबैक फॉर्म जरूर भर देना कि आप कौन सा किस टॉपिक्स पे सेशन चाहिए और सेशंस वीक में एक बार ही हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।